नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं राजीव रंजन जी हैं, जो कि अभी अभी जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। इसलिए हमने सोचा कि स्टूडियो में इनको बुलाकर जो जनता दल यू का क्या स्टैंड है विभिन्न विषयों पर वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कम संवाद आजकल हो पा रहा है जेडीयू से। अंदर अंदर काफी कुछ चल रहा है आपकी पार्टी में जो बाहर में है। सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो में आपका और दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक खुली किताब है। पारदर्शिता के सवाल पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सामने रखने में हमें कोई कठिनाई हो। और बिहार के जो 2 दशक का सफर है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलकर सभी क्षेत्रों में बिहार को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। आज बिहार का नाम गर्व के साथ लोग लेते हैं। और एक दौर था जब बिहार के लोगों को यहाँ के हालात की वजह से पलायन के लिए विवश होना होता था और दूसरे राज्यों में भी उन्हें खुद को बिहारी कहने में शर्म महसूस होती थी। तो बिहार बदल रहा है। वो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी खुली किताब है, लेकिन लोग आशंकित रहते हैं कि कब आप किधर चले जाइएगा। अभी आप हैं एनडीए में, कब आप महागठबंधन में चले जाइएगा। ऐसा परसेप्शन क्यों बन गया है? देखिए, इस पर हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इसे बार बार दोहराया है कि हमारा 17 वर्षों का साथ है और आगे कोई ऐसा फैसला नहीं होगा कि हम एनडीए से अलग होने जाएं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जनता को नीतीश कुमार जी पर यकीन है। जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया, जनता ने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के फैसले को अपनी स्वीकृति दी, अपना आशीर्वाद दिया। और इसीलिए ये जितने विधानसभा के चुनाव हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो हमने हर चुनाव में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। कामयाबी तो आपने आरजेडी के साथ भी हासिल की, महागठबंधन 15 में। क्योंकि हमारे नेता की जो छवि है, जो बिहार सरकार के मुखिया के तौर पर जो शानदार उपलब्धियां हैं, जनता का यकीन उनके साथ है, भरोसा है उनके साथ। और इसीलिए वो बार बार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो भी गठबंधन की सरकार बनी उसको अपना आशीर्वाद दिया। बार बार ये भी मतलब जहन में आता है, आजकल मुख्यमंत्री कम बोलते हैं तो लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं, भाई क्या बात है, कहीं कुछ है तो नहीं, अंदर कुछ पक तो नहीं रहा है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं, शिलान्यास हो या उद्घाटन हो, तो उससे भी लोगों को एक थोड़ा सा ये है कि क्या चुनाव समय से पहले होंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर आप देखें बिहार में जो आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार कैसे हुआ, कानून व्यवस्था के हालात कैसे सुधरे, तो आपको ये जरूर लगेगा कि एक नेता के तौर पर, एक कुशल प्रशासक के तौर पर शिलान्यास के साथ उनकी जवाबदेही समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, उद्घाटन किया और समय पर अगर कोई भी उन्होंने फैसला किया तो समय पर उसको पूरा करके दिखाया। तो इसलिए उनकी सक्रियता दिखती है। जहां तक बोलने का सवाल है तो वो काफी संयत और शालीन रहे हैं। जब आवश्यक हो तभी वो इसके पहले भी बोलते थे। आपने वो जवाब नहीं दिया, समय से पहले हो सकता है चुनाव, ऐसा नहीं, मुझे हड़बड़ी तो नहीं है कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता है। समय पर ही चुनाव होंगे और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सभी कार्यक्रम समय पर पूरे हों, इसके लिए वो ज्यादा उनकी सक्रियता होगी। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, लेकिन अभी आप देखिए तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, कानून व्यवस्था को लेकर ही हमेशा सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब चूंकि हो सकता है कि नए डीजीपी आए हैं, कुछ व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें तो हैं।
और आप ये समझिए कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। एनडीए की भी सरकार 2005 में आई है तो भी कानून व्यवस्था की वजह से ही आई है। तो इस पर सरकार का क्या मतलब, आप लोग का क्या सोचना है, जो तेजस्वी यादव इतने प्रखर होके उठा रहे हैं इस बात को? देखिए सुजीत जी, आप देश के चंद उन वरिष्ठ पत्रकारों में एक है जिन्होंने बिहार को काफी करीब से देखा है। बिहार का वो दौर भी देखा है जब लोमहर्षक नरसंहार, यहाँ बड़े पैमाने पर फिरौती एक उद्योग के तौर पर, संगठित उद्योग के तौर पर उसकी पहचान बनती जा रही थी। यहाँ लोगों का पलायन हो रहा था, बौद्धिक संपदा का पलायन हो रहा था। हालात बदले, घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती हैं, कोई राज्य अपराध मुक्त नहीं होता है, लेकिन घटनाओं के बाद आप बिहार में मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, काफी शोर शराबा हुआ, लेकिन हत्यारे पकड़े गए, कारणों का उद्भेदन हो गया। और ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों में होती है। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप पश्चिम बंगाल के अगर कानून व्यवस्था को देखें तो वहां टीएमसी के नेता अपराधियों का, और वहां पूरी सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने में सक्रिय दिखती है। बिहार में वो परिस्थिति नहीं है कि किसी भी अपराधी को सत्ता संपोषित या सत्ता संरक्षित कोई इस तरह का कोई सहयोग मिलता हो। मुकेश सहनी का आपने नाम लिया तो बड़ी चर्चा है कि मुकेश सहनी का झुकाव कुछ ऐसा लगता है कि जेडीयू की तरफ है, खासतौर पर पिछले दिनों जो बयान आया उनका परिवारवाद को लेकर और तमाम तरह की, तो क्या लगता है कि मतलब आप लोग मतलब क्या चाहते हैं? ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा। वो पहले भी एनडीए में रहे हैं और अगर आना चाहेंगे, उनकी ओर से कोई औपचारिक इसकी पेशकश होगी तब इस पर कुछ भी कहना मुनासिब होगा। कई मुद्दे ऐसे हैं राजीव जी जिसकी वजह से आप लोग असहज पड़ जाते हैं एनडीए के साथ, जो आपकी जो विचारधारा है उसमें, उसको लेके। हालांकि बहुत सारे मुद्दों का तो निवारण हो गया है, कुछ मुद्दे रह गए हैं, लेकिन जातीय गणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष भी काफी प्रखर है, मुखर है, मतलब कि जातीय गणना होना चाहिए पूरे देश में। और बीजेपी के सामने, केंद्र सरकार के सामने ये चुनौती है कि इसको करे या ना करे। तो आप लोग तो चूंकि बिहार में करा चुके हैं, तो आप लोग के लिए तो उसको समर्थन के अलावा और कोई ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जातीय गणना के मुद्दे पर सरकार का केंद्र में क्या स्टैंड है, मतलब जेडीयू का क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर हमारा स्टैंड काफी मजबूती के साथ हम रखते रहे हैं, और केवल स्टैंड नहीं रखते रहे हैं। बिहार ने जातीय सर्वे कराया, सर्वे के नतीजे सार्वजनिक किए। उन आंकड़ों के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया और उन्हें 2 लाख रुपए प्रति परिवार एक सदस्य को देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अब दूसरी तरफ मैं पहले कांग्रेस की बात करूंगा कि कर्नाटक में उनकी सरकार ने जातीय सर्वे कराया, लेकिन उसके आंकड़े साझा नहीं हो रहे हैं। 2011 में जातीय जनगणना कांग्रेस की हुकूमत में हुई, 2014 तक उनकी सरकार थी, जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल बिहार में ये बता दे कि 90 से 2000 15 वर्ष एक अपराजेय जनादेश, और उस दौर में पंचायती व्यवस्था में भी आरक्षण का साहस वो नहीं जुटा सके। इसके उलट 2005 से नीतीश कुमार जी ने समाज के कमजोर तबके के लोगों के साथ लगातार मिलकर काम किया और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात हुआ। जातीय सर्वे के पहले अति पिछड़ा वर्ग का सृजन, उसके पहले दलितों में कमजोर जातियों की पहचान करके उनके कौशल विकास और शिक्षा को लेकर के अनेक कार्यक्रम चलाए गए, और निरंतरता के साथ रोजगार और इन सवालों पर सरकार पूरी तरह से फैसले ले रही है, लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने क्या किया, जिस सरकार में 17 महीने वो रहने के नाम पर दावा करते हैं, दरअसल वो तो कई दलों का गठबंधन था, लेकिन उसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं।
नीतीश कुमार जी के फैसले जगजाहिर है। उन्होंने जब भी लिए फैसले, अगर मन बना लिया तो फैसले लिए। वो छवि तेजस्वी जी या उनके परिवार के अन्य सदस्यों की नहीं है। तो सारा क्रेडिट अपने लेना चाहिए। निसंदेह ये पूरे देश में जातीय सर्वे के जरिए कमजोर वर्गों की पहचान और उनके समुचित विकास की योजनाओं के सूत्रपात का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो इस देश में नीतीश कुमार जी को ही। आपको लगता है कि पूरे देश में होना चाहिए जातीय गणना? बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोगों ने तो बाजाप्ता इस सवाल पर औपचारिक मांग भी रखी है और कभी भी केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना के खिलाफ अपना मत प्रकट नहीं किया है। जातीय जनगणना देश में जब भी होंगे हम लोगों ने अपनी बात वहां रखी है। कहा जा रहा है कि मतलब बीजेपी के खिलाफ है, मतलब इस तरह का परसेप्शन जो बन रहा है। अभी आज एक बयान है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस का क्या जुड़ाव है वो सब लोग जानते हैं। ये सुनील अम्बेडकर का बयान भी जातीय जनगणना के पक्ष में आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में तो फैसला लेने समय भी भारतीय जनता पार्टी साथ थी और जिस समय वो विपक्ष में थे तब भी उन्होंने हर फैसले में साथ देने का काम किया। इसलिए इस सवाल पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। आखिरी सवाल ये, वही फिर मतलब जो सबके जहन में रहता है, मतलब एनडीए में रहेंगे आप लोग, जेडीयू एनडीए में, या चुनाव आते ही विधानसभा का फिर आप लोग महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे? देखिए, बिहार का हित एनडीए में रहने में है और अभी जो स्पेशल पैकेज के जरिए बिहार को एक बड़ी मदद मिली है जिसकी अपेक्षा बिहार को थी, मैं समझता हूं ये सिलसिला जारी रहेगा। केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है तो जो हम कह सकते हैं कि आगे ये परस्पर सहयोग से हर बिहारी का विकास हो, ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कोई दरार आ सकती है। अगला विधानसभा एनडीए के साथ निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग अगली बार लड़ेंगे। बिल्कुल। तो डबल इंजन की सरकार चलेगी जैसा कि राजीव रंजन जी कह रहे हैं, और आगे भी तो कहा ही गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। तो राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।